स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2024 में पेपर 347 जी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ प्रश्न 5 से ही हमको क्वेश्चन लगा रहे हैं। इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं, जिसका लिंक ऊपर आया हुआ है। आप उसको क्लिक करके पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पांचवा प्रश्न है, ईंधन सेल क्या होता है और साधारण सेल की तुलना में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के दो लाभों का वर्णन करना है। तो देखिए, ईंधन सेल है क्या। इसमें नाम से देखिए, इसमें हम किसी ईंधन को जलाते हैं और ऐसे वैसे ईंधन नहीं लिए जाते हैं, बहुत ही खास ईंधन लिए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले सकते हैं या मीथेन को ईंधन के तौर पर ले सकते हैं, और उनको दहन करने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने हाइड्रोजन ईंधन का यूज़ किया है तो ऐसे सेल को हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। अगर आपने मीथेन का यूज़ किया है तो ऐसे ईंधन सेल को हम मीथेन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं। हालांकि सबसे पॉपुलर ईंधन सेल हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसी चीज़ को बताया गया है कि ईंधन सेल उन सेलों को कहते हैं जिसमें हम एक ईंधन के दहन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इन सेलों में हम कुछ विशेष ईंधनों यानी हाइड्रोजन मीथेन का उपयोग कर सकते हैं, और सबसे पॉपुलर ईंधन सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। साथ ही साथ उस प्रश्न में ये दिया था कि साधारण सेल की तुलना में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या लाभ है इनके। तो देखिए, इनके 3 लाभ होते हैं। पहला, ईंधन सेल जो होते हैं वो अन्य सेलों की तुलना में काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, यानी काफ़ी दक्ष हैं। दूसरा, एक ईंधन से जो सह उत्पाद प्राप्त होता है वो प्रदूषण नहीं करता। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल अगर आप लेते हैं तो इससे जो सह उत्पाद मिलता है वो मिलता है H2O। तो H2O का उपयोग हम कृषि के कार्यों में कर सकते हैं, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप ईंधन सेल में लगातार ईंधन को प्रवाहित करिए, ठीक है, अगर आप लगातार ईंधन को प्रवाहित कर रहे हैं तो इन सेलों से लगातार आपको विद्युत धारा मिलती रहेगी। ठीक है। आते अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो देखिए, आपको विद्युत वाहक बल निकालने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले ये पहचानना होता है कि इसमें एनोड और कैथोड कौन है। तो जो ये साल्ट ब्रिज यानी डबल लाइन आप देख रहे हैं, इसके बाएं तरफ ये जो लिखा गया है ये हमारा एनोड होगा। ठीक है। और जो दाईं तरफ ये लिखा गया है ये हमारा कैथोड होता है। ठीक है। जब आप एनोड कैथोड की पहचान कर लेंगे तो दोनों की क्रियाएं बनाएंगे। एनोड में देखिए Mg से बन रहा है Mg डबल प्लस, तो देखिए मैंने Mg से Mg डबल प्लस बनाया है। जबकि कैथोड में Cu डबल प्लस से Cu बन रहा है, तो हमने यहाँ Cu डबल प्लस से Cu बनाया है। अब अगर हम पूरी सेल अपक्रिया को लिखते हैं तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब इस साइड में Mg और Cu डबल प्लस बचेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और इस साइड में Mg डबल प्लस बचा है और साथ ही साथ Cu बचा है। अब विद्युत वाहक बल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, इसके लिए ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड को हम माइनस करेंगे। ठीक है। अब माइनस करने के लिए सबसे पहले कैथोड कौन था, तो ध्यान दीजिएगा, कैथोड यहाँ Cu डबल प्लस से Cu बना था। और यहाँ पे एनोड में खास ध्यान रखिए, एनोड में भले ही Mg से Mg डबल प्लस बन रहा है, लेकिन जब हम ई नॉट लिखेंगे तो Mg डबल प्लस को आगे लिखेंगे और Mg को पीछे, क्योंकि ई नॉट के समय जो ज़्यादा आवेश वाला होता है उसको पहले लिखा जाता है और कम आवेश वाले को बाद में। ये ई नॉट लिखने का तरीका होता है। अब इन दोनों की वैल्यू देखिए, यहाँ पर दोनों की वैल्यू दिया हुआ था, वो वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ई नॉट सेल का मान मिल जाएगा। जब आपको ई नॉट सेल का मान मिल गया तो उसके बाद आपको नर्नस्ट समीकरण अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए, नर्नस्ट समीकरण का जो होता है EMF सेल या ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और यहाँ पर Mg डबल प्लस और Cu ये कहाँ से आया, देखिए लॉग के बाद जो राइट साइड होते हैं उसमें देख लो किस पर आवेश है। यहाँ Mg पर आवेश है तो हमने Mg की सांद्रता को ऊपर लिख दिया, और कॉपर पर कोई आवेश नहीं तो इनकी सांद्रता 1 मानी जाती है, इनको लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर बाएं तरफ देखिए, इसमें से Mg पर कोई आवेश नहीं तो Mg को नहीं लिखेंगे, और कॉपर पे 2 प्लस है तो उसकी सांद्रता को हमने नीचे लिख दिया। मतलब राइट साइड वाले को ऊपर लिखना और लेफ्ट साइड वाले आवेश को नीचे लिखना है। अब इसके बाद यहाँ n का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए n का मान जो होता है वो यहाँ पर आपने देखिए प्रत्येक इलेक्ट्रोड अपक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये n का मान है। और साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन की विलयन की सांद्रता और कॉपर आयन के विलयन की सांद्रता भी दिया हुआ है। यही वैल्यू ले जा करके हमको नर्नस्ट समीकरण में लिखना है। तो देखिए, Mg आयन की सांद्रता की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, कॉपर आयन के सांद्रता की वैल्यू यहाँ रख दी, और n का मान 2 रख दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से सेल के विद्युत वाहक बल या ई सेल की गणना हो जाएगी, जो कि वोल्ट में आएगी। अगले प्रश्न में दिया है, किसी अपक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में अगर 20% पूर्ण होती है तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इस प्रश्न के पहले खंड को आपको समझाते हैं। एक अपक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, गैसों का अणुगति सिद्धांत जो होता है वो ये कहता है कि क्रियाकारी के अणुओं के मध्य क्रियाएं तभी होंगी जब वो आपस में टक्कर करेंगे। ठीक है। अब अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, ताप बढ़ाने पर क्रियाकारी अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ेगी।
गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके मध्य टक्कर की संभावना बढ़ेगी, और अगर टक्कर जल्दी जल्दी होगी तो उत्पाद भी जल्दी जल्दी बनेगा, यानी अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और ज़्यादातर अपक्रियाओं में अगर आप तापमान 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो अपक्रिया का वेग लगभग 2 गुना बढ़ता है, और कुछ कुछ अपक्रियाओं में तो 3 गुना भी बढ़ जाता है। तो इसको देखिए यहाँ पर लिख करके बताया भी गया है कि अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो क्रियाकारी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे उनकी क्रियाशीलता और प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे अपक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और ज़्यादातर अपक्रियाओं में अगर आपने तापमान 10 डिग्री बढ़ा दिया है तो अपक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल का भी प्रश्न दिया था कि एक प्रथम कोड की अपक्रिया जो है अगर 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन के पहले सेंटेंस में जो चीज़ें दिया है उसको सॉल्व करके हम के का मान निकालेंगे। कैसे? 10 मिनट में 20% पूर्ण होता है तो हम ये मान लेंगे कि माना क्रियाकारी की जो पहली सांद्रता है वो फाई है। अगर अपक्रिया 20% पूर्ण है तो बची होगी 80%, तो क्रियाकारी की शेष सांद्रता इसी प्रारंभिक सांद्रता का 80% कर लेंगे, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्रियाकारी की बची हुई सांद्रता जिसको a माइनस एक्स से लिखते हैं वो निकल जाएगा। समय आपको 10 मिनट दिया है। अगर ये तीनों चीज़ें पता है तो आप प्रथम कोड की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक का सूत्र लिख दीजिए, और यहाँ पर वो सारी वैल्यू रख दीजिए। जैसे a की जगह पे y लिख देंगे, a माइनस एक्स की जगह पे देखिए 8y/10 आया था वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, t का मान भी रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने पे आपको k का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे देखिए y भी कैंसिल होता है तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log 10/8, जिसको ओपन करेंगे तो ये log 10 होगा, और 8 को ऊपर बुलाएंगे तो यहाँ log माइनस में हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 8 की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दिया था, आप उसको वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से आप k का मान निकालेंगे जो कि आया है 0.0223 मिनट इनवर्स। अब चूंकि अपक्रिया वही है तो k का मान बदलेगा नहीं। इस बार अपक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय को निकालना है, तो देखिए k का मान निकल गया है। आपने क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता y मानी ही है। अब क्रिया 80% पूर्ण हो चुकी है तो बची कितनी है 20%। तो देखिए क्रियाकारी की जो शेष सांद्रता है वो पहली सांद्रता जो y है उसका 20% करेंगे, फिर यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y/10। इस बार हमको समय निकालना है। फिर से प्रथम कोड की क्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र लिखेंगे और सारी के सारे वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। तो फिर देखिए यहाँ से y और y कैंसिल होगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो log 10/2 आएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो log 10 माइनस log 2 होगा। log 1 का मान 1 होता है और log 2 का मान आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे वैल्यू रखिए। और उसके बाद जब आप यहाँ पे t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू आएगी 72.18 मिनट। आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है CrNH3 का होल 6 पर जो 3+ है ये अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN का होल 4/2- प्रतिचुंबकीय है, और संयुक्ता आबंध सिद्धांत के आधार पर इसको आपको समझाना है। तो सबसे पहला काम आपको इसको समझाने के लिए दोनों ही यौगिकों में धातु की आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। तो देखिए पहले वाले यौगिक को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर धातु पर पूरे यौगिक पर 3 आवेश हैं, यानी +3 मानेंगे। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आप x मान लीजिएगा, और NH3 पे कोई आवेश नहीं होता है यानी ये 0 होगा, तो यानी x की वैल्यू 3 आएगी, यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। और जो दूसरा NiCN का होल 4/2- है, जब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2- है तो इज इक्वल टू -2 लिखेंगे। Ni की ऑक्सीकरण संख्या को x मानेंगे, एक CN पे एक माइनस होता है, 4 CN है यानी -4 होगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा -2 + 4 इज इक्वल टू +2। इसका मतलब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो सबसे पहले हमने दोनों यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, क्रोमियम का +3 आया है और Ni का +2। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम पहले यौगिक की बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला यौगिक है CrNH3, इसमें हमने बता दिया कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, जो अभी हमने निकाला था, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब आपको मालूम है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जब तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 3d5 होता है। तो अगर इस चीज़ को हम ड्रा करेंगे तो क्रोमियम में यहाँ देखिए ये जो आगे 4 लिखा है ये कोष को बताता है, ये चौथा कोष है और ये तीसरा कोष है। तो चित्र बनाते समय हम पहले 3D का चित्र बनाएंगे क्योंकि तीसरा कोष पहले आएगा। तो देखिए हमने 3D लिख के 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। फिर 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, और 4 भी हमारा इस समय खाली चल रहा है क्योंकि उसमें अभी इलेक्ट्रॉन पहुंचा नहीं है। अब इसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर केवल इतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं, बाकी कक्षों के इलेक्ट्रॉन गायब हो गए हैं। ठीक है, अब NH3 आएगा। यहाँ पे NH3 जब आएगा तो वो इन्हीं खाली कमरों में अपने इलेक्ट्रॉनों को रखेगा। 6 NH3 आएंगे, तो एक NH3 ने देखो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रखा है, दूसरे NH3 ने यहाँ रखा है, तीसरे ने यहाँ, चौथे ने यहाँ, पाँचवें ने यहाँ और छठवें ने यहाँ। अब अगर आप ध्यान दो
तो हमारे फाइनल आंसर में हमको 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलना है, 1, 2 और 3। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो संयुक्ता बंध सिद्धांत कहता है कि यह अनुचुंबकीय होंगे। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ बताया भी गया है कि संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार पे जिन संकर आयनों में केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी आपके अनुचुंबकीय हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पर यह अनुचुंबकीय हो जाएगा और यहाँ तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले यौगिक पे। वहाँ दिया है हमारा NiCN का होल 4 पे 2-। अभी मैंने बताया था कि यहाँ निकिल की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो फिर वही चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 3d8 3D को पहले ड्रा करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने 3D को ड्रा कर दिया है और 3D में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। 4s के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं और 4p हमारा खाली चल रहा है। अब चूंकि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने निकाला था तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +2 आया था। अब अगर +2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से जाएंगे, 4s खाली हो गया। अब जो Cn है वो 4 Cn जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रखेंगे, देखिए Cn स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे पेयर कर देगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जोड़े में आ गया है। अब ये कमरा खाली हो गया है तो देखिए Cn का एक Cn ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रखा है, दूसरा यहाँ रखा है, तीसरा यहाँ रखा है और चौथा यहाँ रखा है। ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन जो उठा के हमने यहाँ फेंक दिया है ये इलेक्ट्रॉन केवल स्ट्रॉन्ग लिगैंड ही फेंक सकते हैं। जैसे कि Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, उसने ऐसा काम किया है। अगर वीक लिगैंड होता तो वो ऐसा काम नहीं करता और आपको अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से भरना शुरू करना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल हमारे फाइनल आंसर में आप देखिए यहाँ पे हमको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिले हैं। इसका मतलब ये यौगिक हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। इसका रीज़न भी आप लिख देंगे कि संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार जहाँ पर आपको सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित मिलते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। चूँकि NiCN4 में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित मिले हैं आपको तो यह हमारा अनुचुंबकीय नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय ही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया निम्नलिखित यौगिकों के IPSC नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए दोनों का IPSC नाम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो पहला यौगिक है अगर हम इसका IPSC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस यौगिक पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू आप 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x मान के। एक पोटेशियम है तो इस पर +1 होगा ही और साथ ही साथ H2O पे कोई चार्ज नहीं होता है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक C2O4 पे 2 माइनस होता है, यहाँ 2 C2O4 हैं यानी -4 होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 0 आया है ये। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी यहाँ पर +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता चल गया। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको K दिखाई दिया है तो K का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखिए यहाँ जब मंडल का नाम लिखेंगे तो यहाँ 2 लिगेंड हैं, वाटर है जिसके लिए हम एक्वा वर्ड यूज़ करते हैं और C2O4 है जिसके लिए हम ऑक्सीलेटो यूज़ करते हैं। क्योंकि एक्वा का पहला लेटर A है तो इसीलिए हम पहले एक्वा का नाम लिखेंगे, 2 बार है तो इसका हम जब नाम लिखेंगे तो हम इसका नाम लिखेंगे डाई एक्वा। ठीक है, अब ऑक्सीलेट हालांकि द्विदंती है लेकिन ये स्पेशल रूल है कि ऑक्सीलेट के लिए हम बिस्ट्रिस ना लगा के डाई लगाएंगे तो इसका नाम लिखेंगे क्या, डाई ऑक्सीलेटो। और उसके बाद चूँकि हमारा यहाँ मंडल के पे प्लस आया था इसका मतलब मंडल हमारा माइनस होगा तो क्रोमियम का नाम उसके लैटिन वर्ड से लेंगे 1 लगा के तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, क्रोमेट। ठीक है, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3 आया है, वो लिख देंगे। ये इसका IPSC नाम हो गया। ये नाम देखिए यहाँ पर हमने बताया भी है कि पोटेशियम डाई एक्वा फिर डाई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड करके। अब जो सेकंड यौगिक है चलिए उसका भी नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं कि दूसरा नॉमेनक्लेचर क्या है। तो देखिए फिर इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे। एक Cl पे होता है -1 तो -1 लिखेंगे। NO2 पर भी -1 होता है। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 0 और SO4 पे होता है -2। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो गया। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए SO4 पे डबल माइनस है तो यानी मंडल पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले हम पॉजिटिवली चार्ज यानी मंडल का ही नाम लिखेंगे। अब मंडल में हमारे पास कई सारे लिगेंड है जैसे Cl के लिए क्लोराइडो लिखते हैं, NO2 के लिए नाइट्राइटो N लिखते हैं और NH3 के लिए एमीन लिखते हैं। क्योंकि एमीन का पहला लेटर A है तो इसीलिए हम पहले एमीन को लिखेंगे। 4 बार है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा और टेट्रा के बाद फिर लिखेंगे एमीन, AMMINE टेट्राएमीन। अब उसके बाद क्लोराइडो C से शुरू होगा
तो क्लोराइडो का नाम लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे क्लोराइडो। NO2 का नाम होता है नाइट्राइट्रो N, तो इसका नाम लिखेंगे नाइट्राइटो क्या करके N करके। अब चूंकि हमारा मंडल प्लस है तो Pt का सामान्य नाम लिख दीजिए, Pt का सामान्य नाम होता है प्लेटिनम, तो ये लिख देंगे। उसके बाद प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आया था 4, तो वो 4 लिख देंगे। और उसके बाद SO4 बाहर है तो इसका नाम सल्फेट होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सल्फेट करके। ये बात ध्यान रखिएगा कि पूरे मंडल का जो नाम आप लिखिएगा वो मिलाकर लिखेंगे, इसको अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उस चीज़ को हमने बताया भी है। ये जो देखिए यहाँ पे पूरे मंडल का नाम मैंने मिला करके ही लिखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारा सह आयन है उसका नाम हम थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम अगले टॉपिक पे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है इसको आप लोग 4 कर लीजिएगा, है ना। प्लेटिनम जो है था वो 4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर उसका आया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले कंपाउंड पे। वहाँ दिया न्यूक्लिक अम्ल क्या है और डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वो न्यूक्लिक एसिड कहीं ना कहीं एक जैव बहुलक है न्यूक्लियोटाइडों का, ये न्यूक्लियोटाइडों से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बहुत बार चर्चा हुई है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं उच्च अणुभार वाले जैव बहुलक होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइडों के बहुलकीकरण से बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवित कोशिकाओं में केवल पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा हमारा आरएनए होता है। साथ ही साथ इस प्रश्न में पूछा है डीएनए की संरचना क्या होती है। तो देखिए आपको डीएनए की संरचना यहाँ पे हम बता देते हैं, फिर वही चीज़ देखिए। आप पहले डीएनए की संरचना को समझिए। तो डीएनए की संरचना जो होती है वो द्विकुंडलित है, यानी ये एक है और ये दो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं। लेकिन दोनों न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं में खास चीज़ है कि एक का 3 वाला इंड चलेगा तो एक का 5 वाला इंड चलेगा, यानी दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। और इनमें जो क्षार लगे हुए हैं, जैसे यहाँ ग्वानिन लगा है और यहाँ पे साइटोसिन लगा है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती हैं। तो देखिए ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए और एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। खास ध्यान रखिएगा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक कुंडलन में जो ये दूरी कवर करते हैं वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम की होती है और इस 34 एंगस्ट्रॉम के दौरान यहाँ पर आपको क्षार की 10 जोड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो देखिए यही चीज़ डीएनए में आपके स्ट्रक्चर में बताया है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था वाटसन और क्रिक था। इन दोनों ने बताया था कि आपकी जो डीएनए होते हैं उसमें 2 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जो मतलब ऐसे गया था और एक जो ऐसे आया था। ये 2 श्रृंखलाएं हैं, परस्पर विपरीत दिशा में होती हैं। अभी बताया था कि एक का अगर 3 डैश एंड ऊपर होगा तो दूसरे का 5 डैश एंड नीचे होगा, सॉरी ऊपर होगा, और जिसका 3 डैश ऊपर होगा उसका 5 डैश नीचे होगा और जिसका 5 डैश ऊपर होगा उसका 3 डैश नीचे होगा। तो विपरीत दिशा में ये कुंडलित करती हैं और एक दूसरे के क्षारक इनके क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जो हमारा एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बनाता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमारा जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री मानी जाती हैं। इनके एक कुंडलन की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसमें कितने पेयर होते हैं बेस के, 10 होते हैं। और आप इसकी संरचना को भी चाहेंगे तो ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना को व्याख्या करनी है। तो देखिए प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है। देखिए प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। जब किसी भी प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल एक विशेष क्रम में जुड़ जाते हैं तो जो संरचना हमको प्राप्त होती है वही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। और याद रखिएगा अगर आप अमीनो अम्ल का क्रम बदलेंगे तो प्रोटीन के गुण भी बदल जाएंगे। देखिए यही चीज़ प्राथमिक संरचना में यहाँ से यहाँ तक बताया गया है कि जो विशेष क्रम में जुड़ गया वही आपकी प्राथमिक संरचना है। अब प्राथमिक संरचना में क्या हुआ कि मान लो अमीनो अम्ल, ये अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल है, ये सारे अमीनो अम्ल ऐसे जुड़ते चले गए तो आपको एक सीधी रेखा मिलती चली जाएगी। ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है। लेकिन अगर वही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना या जो लंबी सी ये संरचना बन रही है ये जा करके कहीं मुड़ने लगी तो प्रोटीन के मुड़ने पर जो संरचना बनती है वो बनती है द्वितीयक संरचना और मुड़ने का कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे द्वितीयक संरचना में बताया गया है कि जब प्रोटीन अणु की संरचनाएं जो होती हैं या श्रृंखलाएं जो होती हैं वो दृढ़ श्रृंखला होते होते वलित हो जाती है यानी मुड़ने लगती हैं, तो इसी संरचना को द्वितीयक संरचना कहते हैं। और उसमें मुड़ने या वलय होने का कारण होता है CO और NH के बीच बंध, क्योंकि जब भी प्रोटीन बनेगा अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो वहाँ पे CO NH समूह अगल बगल होते हैं, तो यहाँ पर उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगते हैं जिसकी वजह से वो श्रृंखला मुड़ेगी और द्वितीयक संरचना का निर्माण करेगी। अब द्वितीयक संरचना 2 प्रकार की होती है। पहला होता है अल्फा हेलिक्स। अब ये अल्फा हेलिक्स क्या है, सीधे संरचना को ही समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी अल्फा हेलिक्स की संरचना है। इसमें होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये एक जो है हमारी अमीनो एसिड की लंबी सी श्रृंखला है, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। अब इसमें देखिए
एक यहाँ पर ये जो CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप करता क्या है, चौथे NH ग्रुप के साथ, यानी ये CO है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा ग्रुप होगा, यहाँ पर तीसरा ग्रुप होगा और यहाँ पर चौथा ग्रुप। चौथे ग्रुप के NH ग्रुप के साथ ये कौन सा बॉन्ड बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर के NH के साथ देखिए फिर इसका CO जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इनमें वलय आने लगता है। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा भी गया है कि अल्फा हेलिक्स की संरचना में अमीनो अम्ल के CO और चौथे अमीनो अम्ल के NH समूह के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और ये आपकी अल्फा हेलिक्स संरचना कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे CO और NH के बीच ही बॉन्ड बनना, ये CO ग्रुप है, ये NH ग्रुप है, और बीच में डॉटेड लाइन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी के चलते वलय आता है। दूसरा होता है हमारा बीटा लहरिया संरचना या बीटा प्लीटेड शीट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि दो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ये पहली श्रृंखला है न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड की, और ये दूसरी श्रृंखला है, तो यहाँ पर दो भिन्न भिन्न श्रृंखलाओं के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चलते ये बीटा लहरिया रूप कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपकी दो श्रृंखलाएं हैं, ये मान लेते हैं कि ये हमारी पॉलीपेप्टाइड की पहली श्रृंखला है, ठीक है, और ये हमारी पॉलीपेप्टाइड की दूसरी श्रृंखला है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, देखिए एक पॉलीपेप्टाइड का CO ग्रुप है, तो दूसरे पॉलीपेप्टाइड का NH ग्रुप है, इनके बीच देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन के जरिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, और ये हमारी बीटा प्लीटेड शीट या बीटा लहरिया संरचना कहलाती है। आते हैं अगले प्रश्न पे, यहाँ दिया हैलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाना है, और साथ ही साथ क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, वुड-फिटिंग प्रक्रिया पे और फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया पे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर हम हैलो एरीन में ये जो आपका क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि हमको क्लोरोबेंजीन का ही उदाहरण देना है क्वेश्चन में कहा है, तो मान लेते हैं ये हैलो एरीन है। हैलो एरीन में जो भी हैलोजन होता है, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई भी हो, इसमें उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जब बेंजीन ये अनुनाद करने जाता है, तो अनुनाद करने के कारण यहाँ जो कार्बन है और क्लोरीन के बीच अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ डबल बॉन्ड उपस्थित हो जाता है। अब अगर ये डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का गुण आ चुका है। द्विबंध जल्दी टूटता नहीं है, इस वजह से जितने भी हैलोरीन होते हैं वो जल्दी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन करके बताया है कि हैलोरीन में जो हैलोजन परमाणु होता है उसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेता है, जिसके चलते ये सारी अनुनादी संरचनाएं आपको मिलेंगी, और अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन बंध में द्विबंध का लक्षण आ जाता है, जिसके कारण बंध सरलता से विखंडित नहीं होगा, और यही कारण है कि हैलोरीन सरलता से कभी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। इसके साथ ही साथ दिया था कि वुड-फिटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो वुड-फिटिंग प्रक्रिया में आपको करना क्या होता है, कोई एरिल हैलाइड ले लीजिए, क्योंकि हमसे क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल देने को कहा है, तो देखिए हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया है, और साथ ही साथ समअणुक मात्रा में यानी बराबर मात्रा में आप कोई एल्किल हैलाइड मिला देंगे, चाहे मेथिल क्लोराइड चाहे एथिल क्लोराइड, और साथ ही साथ सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे शुद्ध एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए ये इतना हिस्सा यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो आपका एल्किल समूह है ये बेंजीन में जुड़ेगा, एल्किल बेंजीन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एल्किल बेंजीन मिला है, एल्किल समूह है मेथिल, तो नाम हो गया मेथिल बेंजीन। अगर आप यहीं C2H5 लेंगे तो एथिल बेंजीन मिलेगा। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि अगर आप कोई भी एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को समअणुक मात्रा में मिलाकर अगर उसको शुद्ध एवं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन मिलता है। इसी अपक्रिया को हम वुड-फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अगली अपक्रिया में देखिए CH3 की जगह पे C2H5 लगाया है, तो यहाँ पर एथिल बेंजीन मिला है। ठीक है, दूसरी अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट की होती है। तो देखिए आपको बताया है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अब पहले आप जान जाइए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या है, ये तो इसका स्टेटमेंट है, हम सीधे आपको समीकरण ही समझाते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया में आपको करना क्या होता है कि आपको कोई हैलोजन लेना है, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, इसको एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड CH3Cl CH3Br C2H5Cl कुछ भी ले लीजिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो होता ये है कि जहाँ से भी बेंजीन वलय से आप हाइड्रोजन निकालेंगे वो HCl के साथ क्रिया करके HCl बनाएगा। अब यहाँ जो CH3 बचा हुआ है वो इस Cl से परमिशन लेता है कि हम कहाँ भेजें। तो याद रखिएगा Cl या जितने भी हैलोजन होते हैं वो आर्थो पैरा पे निर्देशित करते हैं, तो एक बार CH3 को आप आर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार पैरा पे। और ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की जगह पे, ये देखिए यहाँ हमने एल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ हमने एसिल हैलाइड लिया, फिर वही चीज़ होगा, जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो इस Cl को लेके HCl बना लेगा। अब ये जो COCH3 ग्रुप बचा है वो Cl से पूछेगा कि हम कहाँ जाएं, तो एक बार इनको आर्थो पर भेजेगा और एक बार पैरा पे, तो आपको आर्थो और पैरा क्लोरोएसिटोफिनोन का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, अब आता है अगर आप ऊपरी प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो क्या होता है जब
आया है पहला, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो देखिए सोडियम एथॉक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5ONA, और अगर इसकी क्रिया में एथिल ब्रोमाइड से कराता हूँ यानी C2H5, Br को मान लेते हैं इधर लिख देंगे, तो यहाँ से ये NaBr निकल जाएगा। और अगर NaBr निकल गया तो हमारे पास बचेगा क्या, बचा है C2H5O यानी ईथर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले समीकरण में वही किया है, अगर आप इसके Na और इसके Br को यहाँ से NaBr निकाल दीजिए तो जो बच गया है वो हमारा डाई एथिल ईथर हो जाता है। अगला दिया है क्वेश्चन, एथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसीएन से कराते हैं। तो अगर आप एथिल क्लोराइड की क्रिया केसीएन से कराएंगे तो यहाँ पर जो आपका के है वो इस Cl से क्रिया करके KCl बना लेगा, देखिए अलग हो गया, और CN जाके एथिल में जुड़ जाएगा और आपको एथिल साइनाइड प्राप्त होगा। फिर अगला दिया है क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। अगर आप क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल को आप समझने के लिए ऐसे लिख दीजिए OH और NO2 करके। अब जहाँ से भी H निकलेगा वो H इस OH से क्रिया करके जल बना लेगा, और ये NO2 जो बच गया वो Cl से परमिशन लेगा कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि जितने भी हेलोजन होते हैं वो आर्थो पैरा निर्देशक होते हैं। तो NO2 को या तो वो आर्थो पर भेजेंगे या तो वो पैरा पर भेजेंगे। अगला दिया है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड की अपक्रिया एल्कोहलिक केओएच से कराते हैं। तो देखिए आपका नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड अगर एल्कोहलिक केओएच से क्रिया करेगा तो सबसे पहले ये जो के है वो उस Br से क्रिया कर लेगा। यहाँ देखिए KBr अलग हो गया है। अब चूंकि Br गया है आपके इस कार्बन से, OH अभी भी बचा है, तो यह OH क्या करता है, बगल वाले कार्बन से, यानी जिस कार्बन से Br गया उसके बगल वाले कार्बन से एक H निकाल लेगा, यानी यहाँ से एक H निकाल करके इस OH को देना पड़ेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। अब इन दोनों कार्बन का चूंकि एक एक परमाणु चला गया है तो ये अपने बीच डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ बचेगा CH3CH2। अब यहाँ केवल CH बचा है, तो देखिए हमने CH लिख दिया है, और यहाँ CH2 बचा है, CH2 लगा दिया है, और बीच में आ गया है डबल बॉन्ड यानी ब्यूट 1 इन बनेगा। अगला दिया है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराएंगे। तो देखिए जब आप एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो मैग्नीशियम आकर के बीच में जुड़ जाएगा यहीं पे, और बनेगा C2H5MgBr एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम ग्रीनहार्ड अपकर्मक भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला दिया है शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का निर्माण कैसे होता है, रीमर टीमेन अपक्रिया लिखना और विलियमसन संश्लेषण लिखना है। तो देखिए शर्करा क्या है कि जो भी आपका शर्करा होता है उसका 10% विलियन लीजिए, यानी तनु विलियन लीजिए, और उसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला करके 10% विलियन जो आपने शर्करा के लिया है उसमें से ईस्ट मिला करके कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। अपने आप ईस्ट में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं जैसे इन्वर्टेज है, जाइमेज है, ये सब क्या करते हैं, उस शर्करा में उपस्थित जो सुक्रोज है उसका ये किण्वन करते हैं और उसको एथेनॉल में बदल देते हैं। साथ ही साथ CO2 गैस भी निकलती है। अगर CO2 गैस निकलनी विलयन से शुरू हो जाए यानी बुलबुले उठने लगे तो जान जाइए कि वहाँ पर एथेनॉल का निर्माण या एथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताया भी गया है कि शर्करा का अगर आप लगभग 10% विलियन लेते हैं और उसमें ईस्ट मिला करके अगर आप 25 से 35 डिग्री पर छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो किण्वन के फलस्वरूप शर्करा का परिवर्तन एथेनॉल में होता है। किण्वन के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली जो CO2 गैस है विलयन में झाग बनाने लगती है, जिससे एथेनॉल के निर्माण की पहचान होती है। तो देखिए सुक्रोज को जब आपने तन विलयन बनाया यानी पानी मिलाया तो इन्वर्टेज एंजाइम जो ईस्ट में था उसने उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ा, और जो दूसरा एंजाइम था उसने ग्लूकोज को तोड़ दिया एथिल अल्कोहल और CO2 में। इस प्रकार एथेनॉल का निर्माण हो जाता है। रायमंड टेमेन अपक्रिया क्या है? देखिए रायमंड टेमेन अपक्रिया में होता क्या है कि जब आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH से क्रिया कराते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से क्रिया कराते हैं तो या तो आपको सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, यही अपक्रिया आपकी रीमन टीमेन अपक्रिया कराती है। क्लोरोफॉर्म लेंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या आप चाहें तो KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो या तो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा या सैलिसिलिक अम्ल मिलेगा। इसी अपक्रिया को हम रीमर टीमेन अपक्रिया कहते हैं। अगला दिया विलियमसन संश्लेषण विधि क्या होती है? तो देखिए विलियमसन संश्लेषण विधि एक बेहतरीन विधि होती है किसी भी प्रकार के ईथर के निर्माण के लिए। इसके लिए हमको करना क्या होता है कि हम कोई भी एल्कोक्साइड लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड जैसे RONA लेंगे और इसकी क्रिया करा देंगे एल्किल हैलाइड से। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि यहाँ पर NaX निकल जाएगा और यहाँ पे RO, और मान लेते हैं ये इस R को डैश मान लीजिए, ROR डैश यानी ईथर बनना शुरू हो जाता है। इसी अपक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब इस R की जगह पे आप CH3CTH5, इस R डैश की जगह पर भी CH3CTH5 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने वही चीज़ बताया है, आपने सोडियम एल्कोक्साइड लिया
एल्किल हाइड्राइड से क्रिया कराया तो देखिए यहाँ से ये NaX निकल गया और बाकी ROR डैश जा करके बन गए। अब इस R की जगह पे अगर आप चाहें तो यहाँ CH3 रखिए, इस R डैश की जगह CH3 रखेंगे तो CH3 और CH3 बनेगा। आप चाहें तो CH3 और CH5 ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये NaI निकल जाएगा और NaI निकलने के बाद यहाँ देखिए CH3O CH5 यानी ईथर बन जाएगा। तो इससे आप हर प्रकार के ईथर बना सकते हैं। अगला दिया है कि अगर आप ऊपरी क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो ग्रीनार्ड अपकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल बनाने का समीकरण लिखना है। तो देखिए अगर ग्रीनार्ड अपकर्मक से आपको प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि ग्रीनार्ड अपकर्मक दो हिस्सों में टूटता है। Mg वाला जो हिस्सा होता है धातु वाला हिस्सा वो प्लस है और R वाला हिस्सा हमारा माइनस है। अब अगर मान लेते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो ग्रीनार्ड अपकर्मक को आपको क्रिया कराना है फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HCHO। अब होता ये है कि जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींचेगा, डबल बॉन्ड वाले में से एक सिंगल बॉन्ड खींचेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही इन पर ये चार्ज आता है वैसे ही ये जो माइनस वाला हिस्सा है वो जा करके प्लस वाले हिस्से यानी कार्बन से जुड़ेगा और ये जो Mg वाला हिस्सा है वो जा करके ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो R वाला हिस्सा है वो कार्बन से जुड़ा है और O वाले हिस्से से कौन जुड़ गया, MgX जुड़ गया, यानी योगात्मक यौगिक मिल गया। अब योगात्मक यौगिक मिलने के बाद आप इसको जल अपघटन कर दिए यानी जल से क्रिया कराइए। जब आप जल से क्रिया कराएंगे तो जल का H इसको मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, OH। तो देखिए यहाँ बन गया RCH2OH यानी ये बन गया हमारा प्राथमिक एल्कोहल और Mg जिसके पास X था अब OH भी आ गया, ये बन गया MgOH। ठीक है। अगर प्राथमिक एल्कोहल बन गया है तो द्वितीयक एल्कोहल बनाने के लिए आपको प्राथमिक एल्कोहल वाले ही समीकरण में थोड़ा सा बदलाव करना है। वो बदलाव क्या करना है वो देखिए, इस समीकरण में मैंने जहाँ H रखा था इस समीकरण में R रख दीजिए, यहाँ जो H था यहाँ भी R रख दीजिए और यहाँ जो H था यहाँ भी R रख दीजिए। मतलब अगर पहले वाली अपक्रिया में आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया था तो दूसरी वाली अपक्रिया में आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर R की जगह CH3 रख करके एग्जाम्पल बना करके समझा भी सकते हैं, CH3 या CH5। तो देखिए यहाँ पे द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। और तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल वाले समीकरण में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। द्वितीयक एल्कोहल में देखिए यहाँ पे आपने जहाँ जहाँ H लगाया था वहीं वहीं R लगा दीजिए। देखिए जहाँ जहाँ भी H था वहाँ वहाँ R है और यानी अब आपको यहाँ पे क्रिया कराना होगा कीटोन से, तब हमारा तृतीयक एल्कोहल भी बन जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल से पिगरिक अम्ल। तो देखिए फिनॉल से पिगरिक अम्ल प्राप्त करने के लिए हमको फिनॉल को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराना होता है। जब हम फिनॉल को शांत नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा पिगरिक अम्ल बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एथेनॉल से मेथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो एथेनॉल से मेथेनॉल बनाने का मैं आपको दो तरीका बता दे रहा हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उस तरीके को फॉलोअप कर लीजिएगा। पहला तरीका तो ये होता है कि अगर आपको एथेनॉल दिया है यानी एथिल एल्कोहल दिया जिसका सूत्र होता है CH3CH2OH या C2H5OH, आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। इसके ऑक्सीडेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि देखो यहाँ पर ये H2O मान लेते हैं निकल जाएगा, तो H2O निकलने के बाद क्या बचा, CH3CH और यहाँ पर जो O है तो देखिए CH3CHO बचा। आप फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने पर ये जो CHO समूह है ये ऑक्सीजन पाते ही COOH समूह में बदल जाएगा, आपको अम्ल मिल गया। और अम्ल मिलने के बाद आप इसको NH3 से क्रिया कराएंगे तो NH3 जो है वो जा करके इसी H को ग्रहण करके बना लेगा NH4, तो बनेगा CH3COONH4 बन गया। अब जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहाँ इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन निकल के बाहर और एक ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा यानी H2O निकल जाएगा। तो आप चाहेंगे तो यहाँ एरो के बाद H2O दिखा दीजिएगा। H2O निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3CO देखिए बचा है और यहाँ बचेगा NH2 यानी एमाइड बनेगा। एमाइड बनने के बाद आप इसको ब्रोमीन के OH से क्रिया कराइएगा। एमाइड को ब्रोमीन के OH से क्रिया कराना हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया है जिससे आपको कम कार्बन वाला एमीन मिलेगा। यानी यहाँ देखिए 2 कार्बन है तो एक कार्बन ये ख़त्म हो जाएगा और आपको यहाँ पर केवल मिलेगा CH3NH2 यानी कम कार्बन वाला एमीन। और जब आपको कम कार्बन वाला एमीन मिल जाए यानी CH3NH2 मिल जाए तो आप इसको क्रिया करा दीजिए नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल को मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। नाइट्रस अम्ल का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। अब इस क्रिया में होगा ये कि यहाँ पर ये जो H2 है वो इस O से क्रिया करके H2O बना लेगा, ये अलग हो जाएगा और 2 नाइट्रोजन जो हैं वो आपस में क्रिया करके N2 गैस बना लेंगे। तो यहाँ CH3 बचेगा, यहाँ पर OH बचेगा और हमारा मेथेनॉल देखिए यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप उस तरीके से समीकरण नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा
कि यहाँ पर जहाँ तक आपने एथेनोइक अम्ल बनाया था वहाँ तक के स्टेप को देखिए रिपीट कर लीजिए। सेम स्टेप है। रिपीट करने के बाद आप यहाँ पे CH3COOH को सोडा लाइम से क्रिया करा दिए। सोडा लाइम क्या होता है? कास्टिक सोडा और लाइम यानी चूने का मिश्रण होता है। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि CH3COOH जो यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ बता दूँ, CH3COOH ये सबसे पहले यहाँ NaOH में जो NaOH है कास्टिक सोडा सोडा लाइम में, उससे क्रिया करेगा तो इसका H इसके OH से क्रिया करके H2O बना लेगा। ये ख़त्म हो गया। तो बचा हमारे पास क्या? हमारे पास बचा है CH3COONA। अब ये जो CH3COONA बचा है, ये पुनः क्रिया कर लेता है NaOH से लाइम की उपस्थिति में यानी CaO की उपस्थिति में, और तब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा निकल जाएगा Na2CO3। ये देखिए, यहाँ से हम इस चीज़ को निकाल देंगे तो यहाँ से देखिए Na2CO3 निकल गया, और अब मेरे पास यहाँ बचा है CH3, यहाँ बचा है H, दोनों मिलके बना लेंगे क्या? CH4। तो देखिए CH4 बन गया। जब आपका CH4 बन जाए तो CH4, ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हमारा CH4 हमको मिल गया है। CH4 को आप तुरंत क्रिया करा दीजिएगा क्लोरीन से। क्लोरीन मतलब Cl2 से, यानी ऐसे लिख दीजिए Cl2 से क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तब क्या होता है? तब होता ये है कि एक H एक Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा, और जैसे ये H हटेगा उसकी जगह लेने Cl आ जाएगा, तो CH3 में अगर Cl जुड़ गया तो क्या बन गया? यहाँ पे देखिए बन जाएगा CH3Cl। और जब आपको CH3Cl मिल जाए तो CH3Cl की क्रिया जलीय के OH से करा दीजिए। उससे होता ये है कि KCl से क्रिया करके KCl बना लेगा, और CH3OH से क्रिया करके CH3OH बना लेगा, हमारा मेथेनॉल बन जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कैनिजारोव क्रिया, गाटरमैन-कोचप क्रिया और एल्डोल संघनन। तो चलिए पहले कैनिजारोव क्रिया बताते हैं क्या है। कैनिजारोव क्रिया में आपको ऐसे एल्डिहाइड लेना होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको करना क्या होता है, इसके दो अणु लेने होते हैं। इसमें से एक अणु का आपको अपचयन करना होता है और एक अणु का ऑक्सीकरण करना होता है। ठीक है। अब अपचयन करते वक्त क्या करेंगे? अपचयन करते वक्त आप इस CHO की जगह पे CH2OH लिखेंगे। ठीक है। और अगर आप ऑक्सीकरण करेंगे तो इसकी जगह पे लिखेंगे COONA। यही है कैनिजारोव क्रिया। मतलब आप जो एल्डिहाइड ले रहे हैं उसमें से एक अणु का आपको अपचयन करना है। अपचयन करने के लिए उसके CHO की जगह पे CH2OH लिख दीजिएगा, और ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो CHO की जगह पे क्या लगा देंगे? COONA, यानी अम्ल का सोडियम लवण बना देंगे। तो चलिए यहाँ पर अगर हम ये क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पर HCHO के कितने अणु हैं? दो अणु हैं। तो हम दोनों अणुओं को अलग अलग लिख दे रहे हैं, HCHO HCHO। अब अगर इसका अपचयन करना है तो मैंने बताया था CHO की जगह पे CH2OH लिख दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा HCH2OH, जिसको आप चाहें तो CH3OH भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप दूसरे वाले अणु का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो CHO की जगह पे COONA कर लेंगे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा HCOONA। तो देखिए स्टेटमेंट में भी इसी चीज़ को बताया गया है कि जब आप अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड को सांद्र रेणु से क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन हो जाता है एल्कोहल में, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है संगत अम्ल के लवण में। इसी अपक्रिया को हम कैनिजारोव अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने जब HCHO लिया था तो HCHO लेने पर पहले उसके एक अणु का हमने अपचयन किया है, CH3OH बनाया है, और दूसरे अणु में CHO की जगह पे हमने यहाँ पर देखिए COONA लगा दिया है। अगर आप मान लेते हैं बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो एक बार CHO की जगह पे यहाँ CH2H लगा देंगे, हो गया अपचयन, बन गया अल्कोहल। और दूसरी बार इसी CHO की जगह पे आपको COONA लगा देना है, तो आपके वसी अम्ल का लवण भी बन जाएगा। अगला दिया है गाटरमन कोचप क्रिया। तो इसमें क्या होता है? देखिए गाटरमन कोचप क्रिया में ये जो बेंजीन है जहाँ पर ये हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक है, हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की उपस्थिति में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्लोराइड गैस मिला करके AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? HCl गैस जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निष्क्रिय होती है। HCl गैस मिलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड सक्रिय होगी, और सक्रिय होने के बाद यही CO इस H के साथ मिल करके CHO बना लेगी। तो देखिए बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, और ये HCl गैस फिर से यहाँ से निकल जाएगी। तो चूंकि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिश्रण को जब बेंजीन पर प्रवाहित किया तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। इसी अपक्रिया को हम गाटरमान कोच एल्डिहाइड अपक्रिया कहते हैं। अगला अपक्रिया हमारा दिया है एल्डोल संघनन। क्या होता है? एल्डोल संघनन की शर्त यह है कि आप ऐसे एल्डिहाइडों को लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड हो, और जब आप ऐसा करेंगे तो उनके दो दो अणुओं को जब आप किसी भी तनुछार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो वो आपस में जुड़ करके एल्डोल का निर्माण कर देते हैं, यानी बीटा हाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड बना देंगे,
और अगर आप कीटोन लेते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। इसी अपक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। इस अपक्रिया को कैसे दिखा सकते हैं, चलिए पहली अपक्रिया आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एस्टल्डिहाइड है, हमने यहाँ पे CH3CHO एस्टल्डिहाइड लिखा और ये देखिए यहाँ पे CH3CHO, ये भी एस्टल्डिहाइड के दो अणु को तनु क्षार की उपस्थिति में जब क्रिया कराया है तो देखिए होता क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ऑक्सीजन जब खींचेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड बचेगा। अब चूंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींचा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस आते ही वो यहाँ से H+ को ग्रहण कर लेता है। अब अगर H+ ग्रहण हो गया तो देखिए यहाँ बच गया OH, और इस कार्बन के चौथे बंध को पूरा करने के लिए जितनी चीज़ें यहाँ बच गई हैं वो सीधे जुड़ने चली आती हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो CHO जिस कार्बन से, ये CHO जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला बीटा कार्बन है। चूँकि बीटा पर हमको OH मिला है तो यानी बीटा हाइड्रोक्सी, और CHO है तो एल्डिहाइड मिला है, तो ये हमारा एल्डोल कहलाएगा। अगर आप कीटोन की क्रिया दिखाते हैं तो सेम वही चीज़ आपका है। देखिए CH3CO CH3 ये कीटोन है, इसको भी हमने लिख दिया CH3CO CH3। फिर वही प्रोसेस, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेजना है और इस बॉन्ड को तोड़ देना है। बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ OH आएगा, और ये जो आपका CH2COCH3 है वो चला जाएगा कार्बन पर जुड़ने, और यहाँ हो जाएगा CH2COCH3। अब चूँकि हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह CO है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा के बगल वाला बीटा है, बीटा पे आपको हाइड्रोक्सी मिला है तो यानी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया है। इसी अपक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। अगर आप ऊपरी प्रश्न नहीं करना चाहते तो आपको दिया निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे पहला दिया एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए इसके लिए एसिटिक अम्ल को आप एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे। अब इस क्रिया में होता क्या है कि इसका OH और इसका H ये मिलकर H2O बना लेंगे, और H2O बना लेंगे तो देखिए यहाँ बचेगा क्या, CH3CO। देखिए यहाँ CH3CO है और यहाँ OCH5 है, और देखिए हमारा बन जाएगा एथिल एसीटेट। अगले प्रश्न में दिया एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन कैसे बनेगा, तो इसके लिए एसीटोन को हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे। देखिए हमने यहाँ एसीटोन का समीकरण, यहाँ सूत्र लिख दिया है, और हाइड्रोजन का होता है सूत्र N2H4, और आपको समझाने के लिए इसको हमने NH2 करके दो हिस्सों में तोड़ के लिखा है। अब इस क्रिया में होता ये है कि इस क्रिया में यहाँ पर जल निकलेगा। कैसे, ये जो H2 है वो O से क्रिया करके जल निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो बाकी चीज़ें जो यानी बची हैं NNH2, ये ले जाके आप कार्बन के पास जोड़ देंगे। तो देखिए कार्बन में हमने NNH2 जोड़ दिया, बन गया हमारा एसीटोन हाइड्रोजन। अगली क्रिया है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे बनेगा, तो देखिए जब आप एसिटिक अम्ल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH, आप जब इसको PCl5 से क्रिया कराते हैं तो देखिए PCl5 के पाँचों क्लोरीन को मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। ये देखिए फास्फोरस 5 क्लोरीन लेके आया था। अब होता ये है कि यहाँ पे जो फास्फोरस है जो 5 क्लोरीन लाया गया था, उसमें से वो 3 क्लोरीन लेकर के और एक ऑक्सीजन लेके चला जाता है POCl3 बनाने। देखिए POCl3 बन गया, ये POCl3, इसको आप कट कर दीजिए। इसके बाद जब ये ऑक्सीजन निकल गया तो देखिए आपका कंपाउंड दो हिस्सों में टूट गया, एक CH3CO का हिस्सा और एक H का हिस्सा। 2 क्लोरीन बचे हैं तो H एक Cl लेके बना लेता है HCl, ये बन जाएगा, और ये जो आपका CH3CO है ये Cl लेके बना लेता है CH3COCl, और हमारा एसिटिल क्लोराइड बन जाता है। अगला दिया बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो देखिए बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं COCl, यही बेंजोइल क्लोराइड है। आप इसको हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित कर दीजिए, हाइड्रोजन मतलब H2 है, हमने इसको ऐसे लिख दिया है। और ये क्रिया पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होती है, जिसको हम रोजेन-मुंडर क्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया में होगा ये कि ये H इस Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा, और ये H जब यहाँ जोड़ने जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपका CHO बन जाएगा, CH और O बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। ठीक, अगली क्रिया हमारी आती है कि बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो देखिए बेंजेमाइड क्या होता है, ये है आपका बेंजीन, और इसी पर लगा दीजिए CONH2, यही आपका बेंजेमाइड है। आपको करना ये होता है कि इसको आप जल से क्रिया कराएं, जल का सूत्र H2O होता है। आपको मैंने समझाने के लिए जल को HOH करके लिखा है। ये अम्लीय जल अपघटन कर दीजिएगा, मतलब थोड़ा अम्ल मिलाइएगा, क्रिया जल्दी हो जाएगी। इस क्रिया में होता यह है कि ये NH2 इस H को लेकर NH3 बना लेगा, और ये OH अगर CO से जुड़ गया तो COOH बन जाएगा, और हमारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया है कि निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे दिया गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण क्या है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या है, और कार्बिल अपक्रिया क्या है। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। पहला गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया क्या है, इसके सीधे समीकरण को ही समझ लीजिए, वही चीज़ स्टेटमेंट में लिखा गया है। इसके लिए आपको लिखना क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आप लेंगे थैलीमाइड। देखिए आपने थैलीमाइड लिया है, इसको आप KOH से क्रिया कराएंगे। अब होता ही है कि जब क्रिया कराएंगे तो इसका जो H है इसके OH से क्रिया करके H2O बना लेगा, और ये पोटेशियम चला जाएगा थैलीमाइड में जुड़ने। तो देखिए यहाँ पोटेशियम थैलीमाइड बना है और नाइट्रोजन से K जुड़ गया है।
यहाँ प्लस और माइनस इसलिए दर्शाया गया है ताकि ये पता चल सके कि इनके बीच आयनिक बंध है। जब यन के बन गया तो आप इसकी क्रिया करा देंगे एल्किल हैलाइड से, तो ये जो के आपका है वो इस यक्स से क्रिया करके के एक्स बना लेगा। अब आर चला जाएगा नाइट्रोजन पे जुड़ने, और आर चूंकि सहसंयोजी बंध बनाता है तो देखिए यहाँ प्लस माइनस ना दिखा के हमने सहसंयोजी बंध दिखाया है। अब ये पोटेशियम थैलीमाइड था, अब ये एल्किल थैलीमाइड है। चूंकि एल्किल नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए इसको हमने बोल दिया है, देखिए ये एल्किल आपका नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए इसको एन एल्किल थैलीमाइड बोल दिया है। जब आपको एन एल्किल थैलीमाइड मिल जाए तो उसके बाद आपको इसका जल अपघटन करना है। कैसे? देखिए यहाँ पे जल के दो अणु खर्च क्यों होंगे। देखिए पहला अणु आएगा इस बंध को तोड़ने के लिए और आपको इधर मिलेगा एच और इधर मिल जाएगा ओ एच। जल के पहले अणु ने इस बंध को तोड़ के एक हिस्से को एच दे दिया, एक हिस्से को एच। यही काम हम दूसरे बंध को तोड़ के करेंगे तो इसको मिलेगा एच और इसको मिलेगा ओ एच। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये देखिए ये बन गया है सी डबल ओ एच और ये बन गया है सी डबल ओ एच। तो देखिए यहाँ पर दोनों सी डबल ओ एच अलग हो गए और आपका ये आर एन एच टू यानी मेथिलेमीन यहाँ पर अलग हो गया है। अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे? लिख दीजिएगा थैलीमाइड को के ओ एच क्रमशः के ओ एच और एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर एन एल्किल थैलीमाइड मिलता है, जिसका जल अपघटन करने पर आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। देखिए यही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ भी है कि थैलीमाइड को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते तो एन एल्किल थैलीमाइड मिलता है, जो कि यहाँ पे बना हुआ था, और इसी का अगर आप जल अपघटन करेंगे तो आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। इसी अपक्रिया को गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आर की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं? एल्किल समूह CH3 C2H5, और जो हैलोजन आपने यूज़ किया है, जैसे यहाँ आपने जो हैलोजन यूज़ किया है वो हैलोजन आपका Cl या Br कुछ भी हो सकता है। अगली क्रिया हमारा दिया था हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। तो देखिए हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया का मैं आपको एक समीकरण बता देता हूँ। इसमें करते क्या, हम कोई भी एमाइड लेते हैं, जैसे हमने RCONH2 ले लिया है और इसको हम ब्रोमीन मतलब Br2 और KOH से क्रिया कराते हैं, जहाँ ब्रोमीन और KOH का अनुपात 1:4 होता है, यानी ब्रोमीन 1 है तो KOH यहाँ पे 4 लेंगे। इस क्रिया में होता क्या है, क्या क्या बनेगा? तो देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, यहाँ से इस CO को रोक लीजिए, इस CO को निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर कर दीजिए, और जो आपका RNH2 है ये आप उत्पाद के रूप में भेज देंगे, जिसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। ये हमारा उत्पाद बन गया, RNH2 हो गया। साथ ही साथ होता क्या है कि यहाँ पे जो 4 KOH हैं इसको आप ऐसे लिख दीजिए KOH, यहाँ पर देखिए KOH, यहाँ पर KOH और यहाँ पर KOH। इन चारों KOH में से देखिए यहाँ से एक H2O ये निकल जाएगा और एक H2O यहाँ पर ये निकल जाएगा, यानी कितने H2O निकल गए? 2H2O। इसको भी निकाल दीजिए। चलिए ये 2 के H2O निकल के ये ख़त्म हो गए हैं। अब देखिए ये 2 पोटेशियम बचे हैं, ये 2 Br से रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे क्या? 2KBr। 2KBr भी बन गया। अब मेरे पास देखिए बचा क्या है? मेरे पास बचा है एक पोटेशियम 2 पोटेशियम, यानी मेरे पास बचा है K2। एक कार्बन भी बचा है तो मैंने लिख दिया C, और ऑक्सीजन देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है और एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है, कुल 3 ऑक्सीजन बचे हैं, तो K2CO3 बनेगा। ठीक है, तो इस अपक्रिया में आपने देखिए जो एमाइड लिया था उसमें ये CO ग्रुप जब आपने बाहर खींच लिया तो आपको एमीन कम कार्बन का मिला। इसी अपक्रिया को हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, या इसका दूसरा नाम होता है हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अपक्रिया। इसमें देखिए लिखा है, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराएंगे तो आपको कम कार्बन वाला एमीन मिलेगा। क्यों कम कार्बन वाला? क्योंकि आपने CO ग्रुप को वहाँ से निकाल लिया था, तो आपको कार्बन कम मिलेगा। इसी अपक्रिया को हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। आप चाहे तो CH3 लगा दीजिए, C2H5 लगा दीजिए, या बेंजीन वाला फेनिल ग्रुप C6H5 भी लगा सकते हैं, और आपको यहाँ पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता रहेगा। अगली अपक्रिया दिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया, किसको कहते हैं? तो देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया को मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ कि कार्बिल एमीन अपक्रिया जो होती है ये प्राथमिक एमीन की अपक्रिया है। इसमें आप कोई भी प्राथमिक एमीन लीजिए, कोई भी प्राथमिक एमीन, मान लीजिए हमने ले लिया RNH2, इसको आपको क्रिया कराना क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3, और साथ ही साथ इसको KOH से क्रिया कराएंगे। अब देखिए इस अपक्रिया में होता क्या है कि K क्रिया करेगा Cl से, चूँकि Cl 3 बार है तो यहाँ हम KOH को भी 3 बार लेंगे। ठीक है, इस क्रिया में देखिए क्या क्या चीज़ें हट जाएंगी। सबसे पहले ये जो K है वो इस Cl से क्रिया करके KCl बना लेगा। देखिए यहाँ पे KCl बन गया, ये अलग होगा। अब आप देखिए OH यहाँ कितनी बार है? 3 बार है, तो ये OH जो 3 बार है, एक H यहाँ से और 2 H यहाँ से, यानी 3 H और 3 OH क्रिया करके 3 H2O बना लेंगे। देखिए बना है। अब मेरे पास बचा है R, N और क्या C बचा है, यानी आपका यहाँ पर बनेगा एल्किल साइनाइड। आप चाहें तो इस R की जगह पे अगर आप CH3 रख दीजिए तो देखिए पहला समीकरण तैयार है, CH3NH2 CH3NH2, क्लोरोफॉर्म लिया है, KOH लिया है,
और फाइनली मेरे पास क्या बना है CH3NH3। आप चाहें तो CH3 की जगह पे CH5 ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ CH5NC बनेगा। और अगर आप फेनिल समूह लेंगे तो यहाँ पे फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसी अप्रिया को कार्बिल अप्रिया कहते हैं। यह अप्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देता है। अब अथवा करके दिया उस क्वेश्चन को, अगर आप ऊपरी क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो दिया एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से निम्नलिखित चीज़ों को यानी बेंजीन को, क्लोरोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है। तो देखिए उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले जो आपका एनिलीन है जिसका सूत्र होता है C6H5NH2 होता है, या आप बेंजीन बना के उस पर NH2 लगा देते हैं, ठीक है ना, आपकी जैसी इच्छा होगी। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए हम बेंजीन पे ही NH2 लगा दें, ये हमारा एनिलीन है। तो इसमें आपको मिलाना होता है सोडियम नाइट्राइट। अब ये सोडियम नाइट्राइट क्या है, सोडियम नाइट्राइट का सूत्र होता है NaNO2, ठीक है। और इसमें मिलाना होता है HCl थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में, और ये क्रिया 0 से 5 डिग्री पे आपको करानी होती है। उससे होता क्या है, सबसे पहले ये जो हमारा Na है वो इस Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, वो बना लेगा NaCl, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल बनेगा। यानी हम यहाँ लिख दें तो यहाँ हमारा बनेगा नाइट्रस अम्ल। अब ये जो नाइट्रस अम्ल बना है वो पुनः लौटता है एनिलीन से क्रिया करने के लिए, और HCl की जो मात्रा बच जाती है वो भी यहाँ क्रिया करती है। टेम्परेचर लगभग 0 से 5 डिग्री होता है। इस क्रिया में होता ये है कि आपका यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये 2, और 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पर है, ये चारों हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और बना लेते हैं 2H2O। तो यहाँ अगर मैं 2H2 बना दूँ तो देखिए ये हाइड्रोजन कट कर दीजिए, ये ऑक्सीजन भी जा चुका है, ये ऑक्सीजन भी जा चुका, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन भी जा चुके हैं। तो अब मेरे पास बचा है केवल बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, यानी बेंजीन पे हो जाएगा N2, और यहाँ Cl बचा है, N2Cl लग जाएगा, और यही हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। देखिए स्टेटमेंट भी उसी चीज़ को बताया है कि एनिलीन को अगर आप सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री पर क्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस क्रिया को डायजोकरण भी कहते हैं। अब क्रिया कैसे हुई, जो मैंने अभी बताया था कि देखिए यहाँ पे NaCl से क्रिया करके NaCl बनाया, HNO2 निकला, और यही HNO2 देखिए यहाँ पे क्रिया करने के लिए आ गया HCl के साथ। फिर ये 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 3 और एक हाइड्रोजन 4 इस ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, और बाकी यहाँ पर N2Cl ग्रुप बन जाएगा। अब उसी प्रश्न में दिया था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइपोफास्फोरस अम्ल और जल के साथ क्रिया कराएंगे। इस क्रिया में देखिए ये ऑक्सीजन चला जाता है हाइपोफास्फोरस अम्ल के पास, तो ये H3PO2 की जगह देखिए H3PO3 बन जाएगा। अब यहाँ जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं उसमें से एक हाइड्रोजन इस Cl को लेकर के HCl बना लेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ से N2 गैस भी निकल जाएगी, और जो एक हाइड्रोजन बच गया है वो जाके बेंजीन में छुप जाएगा या बेंजीन में लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अगला दिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे मिलेगा। तो देखिए सेंडमेयर अपक्रिया अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम Cu2Cl2 और HCl से जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारा N2 समूह यहाँ से रिमूव हो जाता है और हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अगला दिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करना है तो इसके लिए सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप टेट्राफ्लोरोबोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे, जिससे ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करके HCl निकाल लेगा, और ये जो BF4 है देखिए नाइट्रोजन पे जुड़ गया, इस यौगिक का नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब जब आप इसको NaNO2 के साथ गर्म करेंगे ना तो ये जो आपका Na है वो BF4 के साथ बना लेगा, देखिए NaBF4 ये बना लेगा। N2 गैस जो यहाँ पे है वो मुक्त हो जाएगी, और ये NO2 जाकर के बेंजीन में जुड़ जाएगा और आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न में आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए गए थे या जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।